चलिए हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु का क्लास जो जुलाई मंथ का है। तो देखिए आगे इसमें केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार निम्नलिखित सही मिलान करें। ठीक है, ये क्लास में बताए गए सर के द्वारा टिक लगाए गए हैं, इसको सही ही माने आप, और इसका सारा श्रेय ज्ञान बिंदु को जाता है। तो देखिए वर्ष 2023-24 में महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी थी? 42%। कितना था? 42%। और वर्ष 2023-24 में देश के कुल बेरोजगारी दर कितनी है? 3.2%। 3.2%। संगठित और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 4%। कितना है? 4%। 4%। वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कामकाजी मालिकाओं का हिस्सा कितना है? यह है 60%। कितना है? 60%। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा हाई क्वालिटी में देखिए, आप लोग को देखने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ये बेरोजगारी दर वर्ष 2017 से 18 में 6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई। तो ये बेरोजगारी दर पहले कितना था? 6% था, अब कितना हो गया है? 3.2%। ठीक है। महिला श्रम भागीदारी वर्ष 2017-18 में 23% से बढ़कर अभी 2023-24 में 42% हो गया। 17-18 में कितना था? 23%। 23-24 में कितना हो गया? 42%। कुल पर्याप्त कार्यबल वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 56.2 करोड़ व्यक्ति 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कार्यरत थे। कहने का मतलब है 2025-26 में दूसरी तिमाही में 56.2 करोड़ व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक वाले आयु वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखिए तिमाही वृद्धि दर पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में 8.7 लाख नौकरियां वृद्धि दर्ज की गई है। अभी देखिए जो पहली तिमाही है और दूसरी तिमाही है, इसमें ग्रोथ रेट कितना देखने का मिला है? 8.7 लाख नौकरियां। ठीक है। नेक्स्ट देखिए संगठित विनिर्माण क्षेत्र वर्ष 2015 से 16 और 24 से 25 के बीच 57 लाख नए रोजगार सृजित किए गए हैं। ठीक है, 15 से 16 और 2024 से 25 के बीच कितना रोजगार सृजित किए गए हैं? 57 लाख। और ये 8.7 लाख क्या था? नौकरी पाया था। और टोटल रोजगार कितना दिया है? 57 लाख। ठीक है, 57। नेक्स्ट देखिए आपका ये विनिर्माण रोजगार वृद्धि दर कितना है? इस क्षेत्र में नौकरियां की वार्षिक वृद्धि दर 4% रही है। विनिर्माण रोजगार वृद्धि दर कितना है? 4% रही है। कितना है? 4% रही है। अब देखिए ये कामकाजी मालिक हिस्सा वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कुल श्रमिकों में इनका हिस्सा लगभग 60% था, जो स्वरोजगार और उद्यमशीलता को दर्शाता है। अब ये कामकाजी जो मालिक है और दूसरी तिमाही और का हिस्सा कितना है? 60% था। ठीक है, जो अपने से स्वरोजगार करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये केंद्रीय संकीर्ण विनिर्माण क्षेत्र का 60% रोजगार केवल 7 राज्यों में था। क्षेत्रीय केंद्रीय विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 60% स्वरोजगार केवल 7 राज्यों में केंद्रित था। कहने का मतलब 60% जो रोजगार होगा वो केवल कौन सा राज्य सृजित करता है? 7 राज्य, केवल 7 राज्य। नेक्स्ट देखिए, और ये ज्ञान बिंदु का जो सर के क्लास नोट्स के वहीं से लिया गया है, आप पूरा देखिए इस वीडियो को। देखिए केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विचार किए गए हैं? अभी देखिए वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र में 7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। और ये पहले जो है ना 7% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। अभी जो 6 माही है, पहले वाला जो 6 माही था उसमें और अभी में 7% का गैप वृद्धि दर्ज किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए गलत क्या है? भारत के विनिर्माण मूल्यवर्धन के माध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी के हिस्सेदारी आधी से अधिक 55% है। नहीं, ये 46% है, जो सर के द्वारा बताया गया है 46% है। नेक्स्ट देखिए, आप पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट भारत में अनुसंधान एवं विकास R&D पर राष्ट्रीय व्यय सकल घरेलू उत्पाद GDP का
0.6% है, जिसमें व्यक्तियों के क्षेत्रीय योगदान और क्या है दिखने रहा है, चीनी 77% की तुलना में काफ़ी कम है। ये भी बिल्कुल सही है। अभी राष्ट्रीय सकल घरेलू जो उत्पाद होता है उसका जीडीपी इतना है, किसमें, चीनी में, और योगदान कितना है, योगदान 77%, ठीक है, जो काफ़ी कम है, 40% रहना चाहिए, अभी है, फिलहाल होना चाहिए 77%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश के राजकोषीय स्थिति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 25 से 26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 4.5% नीचे रखने का अनुमान लगाया गया है। तो ये लगाया गया है, सही है, 4.3% रहना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके आसपास है, तो ये सही माना जाएगा। अब देखिए, केंद्र सरकार ने, दूसरा ऑप्शन देखिए, केंद्र सरकार ने अब वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य क्या बजाय वर्ष 2031 तक ऋण जीडीपी अनुपात में लक्षित करने का विकल्प चुना है। ये भी सही बात है। 2031 तक क्या चुना है, जीडीपी में लक्षित विकल्प चुना है, ठीक है, राजकोषीय घाटा का। और गलत वाला हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, ये दोनों याद कीजिए। और ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। राजकोषीय घाटा यहाँ पे 4.3 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगा दिए भी हैं सर यहाँ पे। और नेक्स्ट आइए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के बाह्य क्षेत्र के सेक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए सही है, ठीक है। वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में घटकर सकल घरेलू उत्पाद 0.8% रह गया है, सही है। दूसरा है, जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के कुल बाहरी ऋण 94% के बराबर था, जो लगभग 11 महीने के यातायात को कवर करने के लिए पर्याप्त है, सही है ये भी, ठीक है। अभी अभी हम लोग का 16 जनवरी 2026 का अभी वर्तमान जो डाटा के अनुसार 701.4 बिलियन डॉलर है अभी अर्थव्यवस्था, ठीक है, 700 के आसपास है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के कृषि और संदर्भ क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भी कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कृषि क्षेत्र 15 से 16 और 2024 से 25 के बीच 4.5 की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है, ये सही बात है। कृषि के क्षेत्र में कितना बढ़ोतरी हुआ है, 4.5%, ठीक है। इस अवधि के दौरान फसलों की तुलना में पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे उप क्षेत्र में अधिक मौजूद वृद्धि देखी गई है, ये भी सही है। किसमें किसमें, पशुपालन में और मत्स्य पालन में वृद्धि देखा गया है। तो कितना है, 8.8% मत्स्य पालन में और पशुपालन में 7.1%, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, सर्वेक्षण के अनुसार भविष्य में स्थित कृषि आय की सुरक्षा के लिए मूल्य और आय सहायता नीतियां महत्वपूर्ण है, सही है, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के जीडीपी वृद्धि और आर्थिक संकेतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए, ठीक है, देखते हैं। वर्ष 2026 से 27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है, सही है। और ये अनुमान भारत के यहाँ से लगाया गया है 6.8 से 7.2। और दूसरा नंबर देखते हैं, वर्ष 2025-26 में निजी अंकित उपभोग व्यय का हिस्सा बढ़कर 61.5% हो गया है, जो वर्ष 2011 से 12 के का उच्चतम स्कोर है, ये भी सही है। अंतिम उपभोग व्यय कितना हुआ है, 61.5%। हम लोग ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं वस्तु को पहले की अपेक्षा। और गलत कथन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सही पढ़ रहे हैं। प्रमुख व्यापारी साझेदार में धीमी वृद्धि और ट्रैफिक के कारण होने वाले व्यापारिक व्यवधान जैसे बाहरी अनिश्चितता भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकती है, ये भी सही है। धीमी वृद्धि, हम लोग का अगर जीडीपी में वृद्धि होगा धीमी तो, और ट्रैफिक शुल्क के कारण होने वाले व्यापारिक व्यवधान जैसी अनिश्चितता भारत निर्यात एक्सपोर्ट को ये प्रभावित करता है फैक्टर, धीमी वृद्धि और ट्रैफिक शुल्क, जो ट्रैफिक हम लोग का टैक्स लेता है, ये दोनों निर्यात को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए,
केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार कथन पर विचार कीजिए। केंद्रीय विदेश टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस का दर निर्धारित सीमाओं के बिना 2% कर दिया गया है और टीसीएस दर को निर्धारित सीमा के बिना 2% कर दिया गया है। सही है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। सही है, ये भी कथन सही है। लेखा वही और दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा डीटीएस भुगतान की अपेक्षा को आप अब अपराध की श्रेणी से पूरी तरह हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी सही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लेखा वही, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट और दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा टीडीएस भुगतान की अपेक्षा को अपराध श्रेणी से पूरी तरह हटा दिया गया है। इस तरह कानून में बदलाव किया गया है यहाँ पे, तो दोनों तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2026 से 27 के कर प्रस्तावों के अनुसार निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन देखते हैं हम लोग। लेखा परीक्षित व्यवसायों और न्यायों के लिए आय रिटर्न ITR दाखिल करने की प्रस्तावित सीमा 31 अगस्त है। ये सही है। कितना IRT दाखिल करने का लास्ट सीमा है? 31 अगस्त तक। ठीक है। 20 लाख से कम मूल्य की गैर अचल विदेशी संपत्तियों को प्रकट नहीं करने के मामले में 1/10/2024 के भू लक्षित प्रावधानों से मुकदमाओं में उन्मूलित दी गई है, उन्मुक्ति दी गई है, थोड़ा सा राहत दी गई है। ये भी सही है और ये तो 1-2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पढ़ लेते हैं फिर से, इंपॉर्टेंट है। 20 लाख से कम मूल्य की गैर अचल संपत्तियों को प्रकट नहीं करने के मामले में 1/10/2024 को भू लक्षित प्रभाव से मुकदमाओं से उन्मुक्ति दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा छूट दिया है, राहत दिया है, करने का मतलब टैक्स जमा करने में। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 के कर प्रस्तावितों के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कीजिए। फर्स्ट कथन देखते हैं। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में चिकित्सा मूल वर्धित पर्यटन के लिए 5 केंद्रीय स्थापना हेतु राज्यों को सहायता दी गई। ये सही है बिल्कुल। और दूसरा देखते हैं। देखभाल परिवेश के तहत 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कार्यकर्ताओं को प्रकाशित करने के लिए NFQs आधारित कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ये भी सही है। तीसरा नंबर देखिए, ऑरेंज अर्थव्यवस्था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये आप ध्यान देख रखिए। और ऑरेंज अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 मध्य विद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ये भी कथन सही है, बिल्कुल सही है। ऑरेंज अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या आता है ये भी पूछ सकते हैं आप लोग से, तो विद्यालय से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सही है, अभी देखते हैं। कथन, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 5 विशेष केंद्रों की स्थापना हेतु राज्यों को वित्तीय तकनीकी सहायता देने की योजना है। कथन 2 देखिए, स्वास्थ्य और देखभाल परिवेश को मजबूत करने के लिए 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। कथन 3 देखिए, ऑरेंज अर्थव्यवस्था क्रिएटिव इकोनॉमी के विकास के लिए इनोवेशन विजुअल इम्पैक्ट गेमिंग कॉमिक्स और क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बनाने हेतु 15,000 माध्यमिक स्कूल और 500 स्कूल में विशेष प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। एक ही मतलब ये है गेमिंग ऑनलाइन से संबंधित भी आप कह सकते हैं इसको, जो टेक की दुनिया में कहते हैं। तो स्कूल न्यू प्रयोगशाला खुलेगा स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक दूसरे के कारण कहा जाता है? ठीक है, कारण कहा गया। कथन 1 देखिए, केंद्रीय बजट के तहत कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख वर्ष वर्तमान मूल्य सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। कथन 2 देखिए, किसका उद्देश्य छोटे माध्यमिक उद्यमों के लिए कुरियर के माध्यम से होने वाले सीमाओं पार ई-कॉमर्स निर्यात को अधिक सुगम, किफ़ायती और बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना। तो ये दोनों सही है, दोनों तो सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है। आर जो है ना, ए का सही व्याख्या करता है, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार आर्थिक संकेत की सूची 1 से सूची 2 सही मिलान कीजिए। देखते हैं, मिलान करते हैं हम लोग। जीएसडीपी वृद्धि दर स्थित कीमतों पर कितना है? 8.6%, 8.6% है। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय, बिहार की प्रति व्यक्ति अखिल भारतीय मौसम औसत परसेंट कितना है? ये है 31, क्या हो गया, आप गलत कर दिया। अच्छा, ये तो है 31.7। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए 3 नंबर। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 12%। कितना है? 12%, याद रखिएगा। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 12%। और 4 नंबर देखते हैं। जीएसडीपी वृद्धि दर चालू कीमत पर कितना है? 13.1%, 13.1%, ठीक है, ये आ गया। जीएसटी वृद्धि दर चालू कीमत पर कितना है? 13। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 12 के आसपास, 12% के आसपास। बिहार की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत कितना है? ये 31, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत कितना? 31। और जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर कीमत पर कितना? 8.6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही मिलान व्याख्या करते हैं, ठीक है। जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर कीमत पर कितना है? 8.6। जीएसटी वृद्धि दर स्थिर कीमत कितना? 8.6। और बिहार की प्रति व्यक्ति भारतीय अखिल औसत कितना है? 31.7। बिहार की प्रति व्यक्ति कितना है? 31.7। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 12%। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 12%। जीएसडीपी वृद्धि दर कितना है चालू कीमत पर? 13.1, 13.1, 13.1। जीएसटी वृद्धि दर कितना चालू कीमत पर? 13.1। यह बिहार का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। कितना है? 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। राज्य की आर्थिक प्रगति, संरचनात्मक प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय असमानताओं और सार्वजनिक वित्तीय की स्थिति, विकास प्राथमिकताओं का समग्र विश्लेषण आकलन प्रस्तुत करता है। और ये जो है 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है 2006-2007 के बेसिस पर, हमको लगता है ये किया है सर ने, जो नोट किया है 2007 और 2000 आधार वर्ष माना है। नेक्स्ट देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। बिहार की अर्थव्यवस्था विकास दर ने भारतीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। और जहां भारत की वृद्धि दर 12% रही है, वहीं बिहार ने 14.9% की प्रभावशाली दर्ज किया है। अब ये हम देखने वाली बात है, बहुत अच्छा है कि भारत से आगे निकल गया है बिहार। बिहार का कितना है आर्थिक वृद्धि विकास दर? 14.9, करीब करीब 15 आप कह सकते हैं। और भारत का कितना है? 12.5%, ठीक है। भारत का 12 और बिहार का 14.9, ठीक कह सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्या है? वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का अनुमान चालू कीमत पर कितना है? 9,91,997 करोड़। और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कितना है? 5,31,372 करोड़। सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी का अनुमान कितना है? सिर्फ 10 करोड़ के आसपास, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आएगा ऑप्शन में। ओवरऑल लेकिन एग्जैक्ट 9.91 ये है, लैख है। अब देखिए, ये वृद्धि दर चालू कीमतों पर कितना? 13.1% है। स्थिर कीमतों पर 8.6% है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप लोग के लिए। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र में क्या है? 54.8%। ये है जीएसडीपी, मतलब पैसा कमा के देता है ये क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र वाला आदमी जो है 54.8% पैसा योगदान कमा के देता है अपना जीएसडीपी में, राज्य के कोष में, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में जो आता है 26.8%। द्वितीय क्षेत्र में 26.8%। प्राथमिक क्षेत्र में 18.3%। और ये योगदान देता है, सबसे ज़्यादा योगदान किसमें देता है? तृतीय क्षेत्र में, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में। ये सीक्वेंस के आधार पे भी आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने बता भी दिए हैं टीएसपी। अब देखिए, रोजगार में भी एक होता है, रोजगार में हम लोग देख लेते हैं। रोजगार में ये आपको दिखाते हैं। रोजगार में देखिए कि, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है। रोजगार में देखिए 54%, 24%, 22%। तो ये जो रोजगार में योगदान है, पीएसटी, पास्ट, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और यहाँ पे है
यहाँ पे। और जीएसडीपी में क्या ट्रिक बनता है, टीएसपी, और इसमें क्या है, पीएसटी। ये उलट गया, डायरेक्ट उलट गया। ठीक है, रोजगार में 54%, 24%, 22% है। ठीक है, सबसे रोजगार किसमें है, पी में है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। सेकेंड है 24 और थर्ड है 22% रोजगार, आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। अब देखिए, सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा कितना है, 4.2%, 4.2% है सकल राजकोषीय घाटा, 4.2%, 41,223 करोड़, 41,223 करोड़। इसका क्या हो जाता है परसेंटेज में, 4.2%। प्राथमिक घाटा कितना, 21,544 करोड़, 21,544 करोड़। जीएसडीपी का 2.2%। राजस्व घाटा कितना है, 357 करोड़, राजस्व घाटा कितना, 357 करोड़। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसको याद फिर से एक बार देखते हैं रिवाइज करके हम लोग। सकल राजकोषीय घाटा 41,000 करोड़, सकल राजकोषीय घाटा कितना है, 41, 4.2% से। प्राथमिक घाटा कितना है, ये 21,544, 2.2% की दर से। राजस्व घाटा कितना है, 357 करोड़, मतलब बिहार को कितना घाटा लग रहा है, 357 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का राजस्व वित्तीय 2025-26 संबंधित घाटा। ठीक है, देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखिए, बिहार राज्य वित्तीय 24-25 संबंधित प्रमुख डाटा। राजस्व प्राप्तियां कितना हुआ, राजस्व प्राप्तियां 2,18,658 करोड़। जीएसडीपी का 22%, 22% भाग जो है ना, कहाँ से रिकवरी होता है, राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, पूंजी प्राप्तियां 66,165 करोड़, जीएसडीपी का 6.7%। कुल व्यय खर्च कितना है, 2,81,939 करोड़, जीएसडीपी का 28.4%। राजस्व व्यय 2,19,015 करोड़, जीएसडीपी का 22.1%। कुल व्यय 77.7%। ठीक है, पूंजी व्यय कितना है, ये परसेंटेज में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये डाटा नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं है। 6.3%, पूंजी व्यय कितना है, 6.3%। कुल व्यय कितना, 22.3%। कुल उधारी कितना, 6.7%। बकाया ऋण कितना, 37.7%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के कृषि आंकड़ों के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, कुल बुआई कितना है, यहाँ पे देखिए आप, कुल बुआई योग्य क्षेत्र कितना है, 8,20,727 हेक्टेयर। ठीक है, शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, 5,41,196 हेक्टेयर। ठीक है, ये, और फसल घनत्व कितना है, 1.52, ये हेक्टेयर में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और ये याद कर लीजिए आप, शुद्ध बुआई सबसे ज़्यादा है, कुल बुआई उससे ज़्यादा है, और ये बराबर के आसपास सब है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार क्या है कुल बुआई योग, इतना ये तो आप अभी पढ़े ही हैं। इसमें महत्वपूर्ण डाटा देख लेते हैं। बिहार में फसल पैटर्न 2020-21 से 2024 खाद्यान्न में 95.2, और अनाज में कितना है, 89.2, और दलहन में 6.2। ठीक है, दूध उत्पादन में 4.2, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दूध उत्पादन में कितना है, 4.2% दूध दूध उत्पादन में। और ये अंडा उत्पादन में कितना है, 10%, 10%। अंडा उत्पादन में कितना है, 10%। मछली उत्पादन में कितना है, 9.9, मछली उत्पादन में कितना है, 9.9। दूध दूध उत्पादन में कितना है, 4.2। अंडा उत्पादन में कितना है, 10.0। अंडा को याद करने का आसान तरीका, अंडा 0 से स्टार्ट है, और ठीक है, 0 याद रखिएगा, अंडा 0 से बनता है। तो नेक्स्ट देखिए, और ये बच गया मत्स्य, मत्स्य पालन क्षेत्र में 9,060 टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया, जिससे मधुबनी अग्रणी राज्य है। बिहार में पूछेगा, बिहार में सबसे ज़्यादा मछली किस राज्य में है, एक्सपोर्ट करता है, मधुबनी। योजना किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री समग्र चौड़ विकास योजना के तहत। ठीक है, ये पालन किया जाता है।
और नदी पशुपालन कार्यक्रम, जलाशय मत्स्य विकास योजना, ठीक है। ये सारे, ये जितने भी योजना है, इस योजना के अंतर्गत मधुबनी जिला को अग्रणीय बनाया मछली उत्पादन में। नेक्स्ट देखिए, सरकारी पहल जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, उद्यम उद्योग क्षेत्र। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाएगा, चीनी उद्योग रीगा शुगर मिल वर्ष 2024-25 में पुनः खोला गया। कब खोला गया रीगा शुगर मिल? 2024-25 में पुनः खोला गया चीनी उद्योग से। रीगा शुगर मिल किस उद्योग से? चीनी उद्योग से। डेयरी उद्योग 2025 से 24-25 में कुल दैनिक औसतन दूध संग्रह कितना है? 2252.28 हजार किलोग्राम, ठीक है। वस्त्र उद्योग, राजस्व सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति वर्ष वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022, ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चमड़ा नीति 2022। चमड़ा नीति कब है? 2022, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, VVI कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पर्यटन विकास तहत श्री हरि मंदिर जी सहरसा जिले में मत्स्य गंधा झील और वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क। अब डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, लव कुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में, ठीक है। और ये और सभी सहरसा में है, श्री हरि मंदिर सहरसा जिले में है, ठीक है। मत्स्य गंधा झील कहाँ है? सहरसा में। और वाल्मीकि नगर में क्या है? लव कुश इको टूरिज्म पार्क। नेक्स्ट देखिए, इको टूरिज्म पार्क 2025 से 24-25 में इको टूरिज्म पार्क विकास के लिए कुल व्यय कितना है? 100 करोड़ रुपये। और बिहार का तीसरा जैविक उत्पादन अररिया के रानीगंज में बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनाया गया? रानीगंज के अररिया में। क्या बनाया गया? जैविक उद्यान, ठीक है, जैविक उद्यान। नेक्स्ट देखिए, पहल बिहार राज्य की खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है। जैसे बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ से अभी खत्म हो गया टोटल, इसको बार बार देखिए, सेव कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, सर के द्वारा बताए गए हैं। अभी BPSC 72 BPSC में आने वाले क्वेश्चन हो सकता है हूबहू इसी से लड़े, तो इसीलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं इसी चैनल पर, इम्पोर्टेंट, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।